स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। इस लॉकडाउन की स्थिति में जो बच्चे हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आइए हम लोग केमिस्ट्री सिलेबस जो है वो थोड़ा देख लेते हैं, क्या सब पढ़ना है। ये केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल में हम लोग जो पढ़ेंगे 12th के सिलेबस में, वो है आपको सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर, दूसरा आपको सॉल्यूशन, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स, चौथा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पांचवा हो गया आपको सरफेस केमिस्ट्री। तो हम लोग इसी तरह से क्रमबद्ध तरीका से सभी चैप्टर को हम लोग अध्ययन कर लेंगे, और ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आप लोग भी इसको नोट्स कर लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बनाते जाइएगा, तो एग्जाम के समय में आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो आपको है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट है क्या चीज? तो सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में जान लेते हैं। मैटर क्या होता है? हम लोग आंख बंद करके खोल लेते हैं, खोलने के बाद जो भी चीज आपको दिखाई दे वो सभी मैटर है। तो मैटर में मैटर की एक अवस्था है, सॉलिड स्टेट जो है मैटर की एक अवस्था है। तो जैसे मैटर को सॉलिड स्टेट, मैटर का जो स्टेट है वो है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी जो है यह है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो हम लोग मूल रूप से पदार्थ का 3 ही अवस्था पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। तो हमारे 12th के सिलेबस में ओनली फॉर सॉलिड स्टेट है, ओनली फॉर सॉलिड स्टेट है। तो ठीक है, आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो सॉलिड स्टेट क्या है कि पदार्थ की वह अवस्था, आप लोग नोट कीजिएगा कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पदार्थ है तो उसका शेप और वॉल्यूम जो है वो कभी ना बदले, वो फिक्स होता है। वही होता है हम लोगों का सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, पहला गुण है कि इसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जो हम लोग डिफाइन में पढ़े हैं, ये फिक्स है। दूसरा है कि इसमें अणुओं के बीच की दूरी, बीच की आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। दूसरा है कि इसमें अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होता है। और तीसरा, इसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जैसे देख लीजिए कि ये मान लीजिए कि पदार्थ है, ये पदार्थ है, तब पदार्थ तो अब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जी। तो इसमें क्या होता है कि 2 अणु, मान लीजिए ये और ये अणु है, इसके बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिससे इसकी आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं। तो उसके बाद है कि ठोस पदार्थ का प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का प्रकार, पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे क्रिस्टलीय ठोस होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस में सबसे पहले उसको समझने से पहले आपको क्रिस्टल समझना पड़ेगा। क्रिस्टल क्या है? तो क्रिस्टल क्या है कि जब किसी पदार्थ के गर्म विलयन को धीरे धीरे ठंडा करने पर प्राप्त ठोस क्या कहलाता है? क्रिस्टल कहलाता है। तो विलयन क्या होता है? विलयन जैसे हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में भी होगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि चीनी और पानी का घोल, तो चीनी और पानी का तो घोल हो गया, समांगी मिश्रण होगा तो उसको हम लोग विलयन कहेंगे। जो पदार्थ कम मात्रा में रहेगा तो उसको हम लोग विलय कहते हैं।
और जो पदार्थ अधिक मात्रा में रहेगा विलयन में उसको हम लोग विलायक कहते हैं। तो उसके बाद है कि क्रिस्टलीयकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि यही क्रिस्टल जब धीरे धीरे गर्म विलयन धीरे धीरे ठंडा होकर के ठोस प्राप्त होता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यहां लिख दिया स्पष्ट रूप से कि क्रिस्टल पदार्थ के बनने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस का। तो क्या लिखा हुआ है कि वह ठोस जिसमें परमाणु, अणु या आयन एक पुनरावृत्ति क्रम में सजे हो। पुनरावृत्ति क्रम का मतलब हुआ कि रिपीट करते हैं, जैसे परमाणु ही लेंगे तो परमाणु परमाणु इस तरह से लेंगे, अणु लेंगे तो अणु अणु इस टाइप से लेकर के, और उसका ज्यामितीय निरूपण भी हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस जैसे आपको एग्जांपल हम दिखा दिए हैं, लोहा, हीरा, ग्रेफाइट, तांबा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अन्य एडीसी कर देते हैं। और उसके बाद है आपको अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, उसमें क्या होता है कि वो ठोस है लेकिन उसका ज्यामितीय निरूपण नहीं होता है। ठोस रहने के बावजूद भी ज्यामितीय निरूपण नहीं रहता है, तो उसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच, कांच आपको अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद तो इसमें देख लीजिए कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसको इंग्लिश में आप एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो क्या होता है कि वह ठोस जिसमें दृढ़ता हो लेकिन कोई ज्यामितीय निरूपण नहीं हो, जो बताए थे, उसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच हो गया, रबर हो गया, मतलब कठोर रहता है फिर भी इसका कोई ज्यामितीय निरूपण नहीं रहता है, कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग इसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ भी है 2013 में, बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा हुआ था, पहला ही ऑब्जेक्टिव है। पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो एक ऑप्शन ये कांच होगा, वो दिया हुआ था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस बताना है। तो एक तरफ क्रिस्टलीय ठोस, दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोस। पहला देख लीजिए, इसमें परमाणु, अणु या आयन एक क्रम में सजे नहीं होते हैं, और इसमें क्या है कि परमाणु, अणु या आयन एक क्रम में सजे सॉरी हो गया, इसमें सजे होते हैं, इसमें सजे नहीं होते हैं। तो दूसरा है कि यह एक वास्तविक ठोस है और यह एक आभासी ठोस है। ये क्या है कि भौतिक गुण अलग अलग रहने के कारण यह विषम दैशिक, जिसका भौतिक गुण क्या होता है, जैसे कोई पदार्थ का घनत्व, आयतन, ये सब भौतिक गुण हुआ। तो इसका जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका घनत्व और आयतन अलग अलग रहता है, अलग अलग प्रकृति के होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग विषम दैशिक बोलते हैं। और इसमें भौतिक गुण समान रहता है, जिसके कारण हम लोग इसको समदैशिक कहते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कि अब हमको अक्रिस्टलीय ठोस नहीं पढ़ना है सिलेबस में, हमको आगे बढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है, जो आगे हम बताएंगे। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, तब हम फिर बताएंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है वो, क्रिस्टलीय ठोस भी 4 प्रकार का होता है, और क्रिस्टलीय ठोस तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोगों को ज्यादा विश्लेषण करना है। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आयनिक क्रिस्टल, पहला क्या है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा क्या है मेटालिक क्रिस्टल, तीसरा आपको मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और चौथा कोवलेंट क्रिस्टल। तो इसमें सबका हिंदी हम बताएंगे, जैसे ही सबका डिफाइन लिखते जाएंगे तो आपको हिंदी भी बताएंगे। तो पहला क्या है आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल क्या है कि वह ठोस जिसमें आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसमें एक चीज बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स क्यों लगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आयन, ये धन आयन और ऋण आयन, तो कूलम्ब फोर्स में आप लोग जान भी करते हैं
कि कूलम का क्या नियम है कि दो असमान आवेश जब रहता है तो उसके बीच आकर्षण होता है, जैसे प्लस और माइनस, तो वहां आकर्षण होता है। तो ये जस्ट लाइक इसमें भी वही होता है। एक प्लस, जैसे ये देखिए ये माइनस का हुआ तो ये परमाणु बड़ा होता है और प्लस का जो आकार होता है वो छोटा होता है। तो ये प्लस माइनस होते रहता है। तो इसमें क्या है कि दो फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो कूलम्बिक फोर्स। इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक क्रिस्टल। तो एग्जांपल भी ले लीजिए, जैसे KCl, NaCl, यही सब होता है। तो फिर उसी तरह से मेटालिक क्रिस्टल में भी बताएंगे, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में भी बताएंगे, कोवलेंट क्रिस्टल में बताएंगे। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नहीं लिखिएगा, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो मेटालिक क्रिस्टल सबसे पहले उसमें बताए थे आयनिक क्रिस्टल के बारे में। दूसरा है आपको मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल में क्या होता है कि जब कोई ठोस धन आवेश, मतलब वह ठोस जिसमें उपस्थित धन आवेश एक दूसरे से धात्विक बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी धात्विक बंधन, धातु धातु में जो बंधन होता है उसके द्वारा अगर जुड़े रहते हैं तो उसको हम लोग मेटालिक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए धातु हो गया आपको सोडियम, ये एक मतलब धातु है, तो इससे आप क्रिस्टल बना सकते हैं। तो इसके बाद है कोवलेंट क्रिस्टल। कोवलेंट क्रिस्टल क्या होता है कि इसका हिंदी बता दिया आपको कि सहसंयोजी क्रिस्टल, वह ठोस जिसमें परमाणु अणु जो है एक दूसरे से सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। सहसंयोजी बंधन किसको कहते हैं? साझेदारी बंधन। जैसे दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का जो साझेदारी होता है उसी को हम लोग सहसंयोजी बंधन कहते हैं। तो अगर सहसंयोजी बंधन द्वारा परमाणु जुड़े रहते हैं और ठोस का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कोवलेंट क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे आपको ये ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट आप लोग पढ़े होंगे कि इस टाइप से ये फिगर जो इस टाइप से बनता है, इस टाइप से, और भी जितना आगे खींच सकते हैं। तो इस टाइप से जो बंधन बनता है वो ग्रेफाइट सहसंयोजी बंधन, यानी कि दो परमाणु के बीच सहसंयोजी बंधन होता है। ठीक है। तो उसके बाद है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? आणविक ठोस, वह ठोस जिसमें परमाणु या अणु एक दूसरे से वांडरवाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से वांडरवाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आणविक ठोस। जैसे H2O वीक बॉन्ड होता है, वंडरवाल बल द्वारा जो जुड़े रहते हैं वो वीक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग इसके बाद इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन होता क्या है वो बताएंगे हम। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ लिए थे, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन क्या है कि किसी क्रिस्टल में नियमित अंतराली परमाणुओं की दो एक्स तरंगों के विवर्तन का अध्ययन करने पर जो समीकरण हम लोगों को प्राप्त होता है उसी को हम लोग ब्रैग इक्वेशन कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि दो सतह है, पहला सतह और दूसरा सतह। तो इस पर हम क्या किए कि पहला सतह पर आपतित किरण डालें, अब फिर दूसरे सतह पर भी आपतित किरण डालें, ये भी परावर्तित हुआ, ये भी परावर्तित हुआ। अब हम जैसे यहां पर देखिए कि ये जो तरंग है तो ये आपतित किरण और सतह, ये सतह हो गया आपको सतह 1 और सतह 2। तो सतह 1 और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग थीटा कहते हैं, यहां लिख दिए हैं। थीटा बराबर एक्स किरण तथा क्रिस्टल प्लेन के बीच का कोण। और AC जो हो गया, AC यही आपको दूरी निकालना है। ये AC जो हो जाएगा, ये जो AC हो जाएगा ये हो गया दो प्लेन के बीच की दूरी। ठीक है। तो अब हम लोग जैसे AB और CD, ये क्या हो गया आपको अभिलंब, यहाँ पर AB और ये CD। AB जो हो गया वो दूसरा आपतित किरण पर अभिलंब हुआ, और ये CD जो हो गया, सॉरी AB AD, ये हुआ
परावर्तित पर, इधर देखिए छूट गया है, हम लोग देने का प्रयास करेंगे, ये ऐसे ऐसे। तो अब हम लोग ए बी और ए डी हो गया आपको अभिलंब। तो आइए इस ट्रायंगल में सबसे पहले यहां जान लीजिए कि ये थीटा कहां से आया। जब सतह वन और आपतित किरण दोनों के बीच का कोण थीटा दिया हुआ है, तो ये थीटा कैसे हुआ ये हम लोग समझ लेते हैं। आइए एक बार रफ में समझ लेते हैं। जैसे ये प्लेन हो गया और यहां पर आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, और इसके बीच एक नॉर्मल डाल दीजिए ऐसे, ठीक। और ये भी प्लेन मान लीजिए, दूसरा प्लेन, इस पर भी आपतित किरण डाल दीजिए, फिर ऐसे। अब देखिए कि ये एंगल अगर हमको थीटा दिया हुआ है और यहां पर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये भी नॉर्मल है ना इस पर ऐसे, ठीक। तो ये एंगल हमको थीटा दिया हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये नॉर्मल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है और इस पर लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है। तो यहां पर ई टोटल मिल करके 90 होगा, तो ई अगर थीटा है तो ई हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इस प्लेन को आप भूल जाइए, ये एंगल ना आपको निकालना है, तो ई एंगल दोनों मिल करके फिर क्या होगा 90, फिर क्या होगा 90। तो इतना प्लस इतना, तो अब बताइए कि ये दोनों मिल करके 90 होगा, तो ये यहाँ पर थीटा देंगे तब नहीं, दोनों को जोड़ देंगे तो 90 पूरेगा, इसीलिए यहाँ पर थीटा हुआ। जस्ट लाइक उस प्रकार, इसी प्रकार इधर भी वही होगा, इधर थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये आपको थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये थीटा और ये थीटा कहां से आया। अब आइए हम ट्रायंगल एबीसी में चलते हैं। ए बी सी, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो हमको तो दूरी निकालना है बीसी का। तो बीसी कैसे निकलेगा, तो साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये आपको हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा बीसी बटा एसी, और बीसी का मान निकाल लीजिए, एसी साइन थीटा, तो एसी का मान यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं डी, ये डी साइन थीटा हो गया। फिर आप आ जाइए इस ट्रायंगल में एडीसी में। एडीसी में आपको साइन थीटा बराबर फिर ये लंब बटा कर्ण यानी सीडी बटा एसी, तो सीडी का मान हो जाएगा डी साइन थीटा। तो आप देखिए कि निचले तरंग, ये जो तरंग है, ये तरंग तो पहला तरंग हुआ, ये दूसरा तरंग, तो नीचे वाला जो तरंग हुआ दूसरा तरंग, उसके द्वारा अतिरिक्त दूरी कितना हो जाएगा, वो पथांतर के बराबर हो जाएगा। जैसे दो तरंग के बीच का जो पथांतर होता है वो उसके बराबर हो जाएगा। तो अतिरिक्त दूरी हो गया आपको बीसी या प्लस सीडी, दोनों को जोड़ दीजिए। अब पथांतर बराबर फॉर्मूला होता है एन लैम्डा, ठीक है। तो ये बीसी का मान डी साइन थीटा हम लोग पढ़ चुके थे, सीडी का मान डी साइन थीटा, एन लैम्डा का मान हो जाएगा डी प्लस डी, ये 2d साइन थीटा हो जाएगा। इसी को हम लोग ब्रैग इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या हुआ, जहां पर n आपको परावर्तन का क्रम हुआ, n क्या हुआ यहाँ पर याद रख लीजिएगा, परावर्तन का क्रम, और ये लैम्डा जो हो जाएगा वो हो गया तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य भी बोल सकते हैं आप इसको। अब पथांतर को इंग्लिश में आप बोलते हैं पाथ डिफरेंस, इंग्लिश में पाथ डिफरेंस, नोट कर लीजिए आप लोग। क्रिस्टलीय जालक जो है उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन लेटिस। तो क्रिस्टलाइजेशन लेटिस क्या होता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्या है। जैसे 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल आप लोग पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो वह मतलब पदार्थ जो जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो, तो वो आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसमें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इसमें ये जो हुआ ये आपको लेंथ हुआ, तो मान लेते हैं कि इसका साइड ए है, यहाँ ए पॉइंट तक आया, ओ है यहाँ ए बिंदु, तो ये दूरी ए है यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ पर आया
तो ये बी पॉइंट हुआ, ई दूरी को हम मान लेते हैं बी। उसके बाद यहां से सी पर आया तो इस दूरी को मान लेते हैं सी। तो ये हो गया आपको साइड। चलिए पॉइंट ए को हटा देते हैं, अच्छा नहीं लगता। ये हो गया साइड आपको, ठीक है। उसके बाद किसी भी दो डायमेंशनल, दो एक्सिस के बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा। ये क्या हो गया आपको बीटा, ये क्या हो गया आपको गामा। तो ये इस टाइप से होता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं ए, वाई एक्सिस की डिस्टेंस को मान लेते हैं बी, फिर जेड एक्सिस के डिस्टेंस को हम लोग सी मान लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच के कोण को अल्फा, वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच के कोण को बीटा, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच के कोण को गामा। तो ये कोण हुआ और ये साइड हुआ। तो इस टाइप से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट पोजीशन पर एक नियमित सजावट जो या तो धात्विक हो या आणविक ठोस की संरचना का वर्णन करता हो, उसी को हम लोग क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। जैसे यूनिट सेल के बारे में देख लीजिए। जैसे ये यूनिट सेल, यहां पर, यहाँ एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, फिर यहाँ पर एटम, यहाँ पर एटम, यहाँ पर एटम, यहाँ पर एटम। ये आपको यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल हो गया है। तो इस टाइप से देखिए कितना एटम है इस पर, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो एटम हो गया। इसको ये जालक का निर्माण कर दिया है। इसका गुण भी है, जालक में उपस्थित प्रत्येक बिंदु, यानी ये जो बिंदु है इसको हम लोग जालक बिंदु भी कह सकते हैं। जैसे क्यूबिक यूनिट सेल में कितना जालक बिंदु हुआ, 8 गो। जालक का प्रत्येक बिंदु या तो परमाणु होगा या अणु होगा या आयन होगा। इसके बाद जालक बिंदुओं को सीधी रेखा द्वारा संयोजित किया जाता है। जैसे ये देखिए, मान लीजिए दो जालक बिंदु है, ये और ये दोनों के बीच का जो ये रेखा है वो सीधी होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए।